हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पर्यावरण से संबंधित वायुमंडल। ये एक ऐसा चैप्टर है तो इससे सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन बनता है और ये सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टॉपिक का नाम है वायुमंडल है। क्या नाम है? वायुमंडल। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि जितने भी वायुमंडल होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ से आकाश के ऊपर जाएंगे तो कुल आपके कितने वायुमंडल होते हैं? 5 वायुमंडल होते हैं। कितने होते हैं? 5। पहला आपका होता है क्षोभ, पहला होता है आपका क्षोभ, दूसरा समताप, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयनमंडल, पांचवा वायुमंडल। तो आजकल जो पेपर में आता है आपके यहाँ, तो हिंदी में नाम ना देके इंग्लिश में नाम पूछे जाते हैं, तो इनका इंग्लिश में नाम भी याद करना बहुत ज़रूरी है। क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को कहते हैं मेसोस्फियर। क्या कहते हैं? मेसोस्फियर। आयन मंडल को कहते हैं आयनोस्फियर कहते हैं, और वायुमंडल को कहते हैं एक्सोस्फियर कहते हैं। तो कह सकते हैं 1, 2 और 3, 1 4, 1 5। तो ये आपके हैं टोटल कितने? 5 मंडल। तो यहाँ हम एक ही मंडल की बात करेंगे तो इसे अधोमंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं और परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल को अधोमंडल, संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं ये सब कहाँ होती हैं? आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ कि सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। अब मौसमी घटनाएं क्या होती हैं? जैसे चक्रवात है, तूफान है, वर्षा होना, ओले गिरना, अधिक बारिश होना, बादल का फटना, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं ये सब कहाँ होती है? आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, अगर हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे, अगर हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रति 165, ध्यान दीजिएगा कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे जो तापमान होगा, तापमान वो 1-1 डिग्री बढ़ेगा। 1-1 डिग्री क्या है? ये बढ़ेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर हम धरातल से आसमान की ओर ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल में, कहाँ पे? क्षोभ मंडल में जो तापमान होता है 1 डिग्री बढ़ता है, लेकिन कितनी ऊंचाई जाने पे? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे। तो ये आपका हो गया है क्षोभ मंडल। अगर हम क्षोभ मंडल से समताप मंडल में जाएंगे तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर की एक मोटी परत है, इसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल से जब हम समताप मंडल में जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर की एक मोटी परत है, इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम समताप मंडल में आते हैं, इसका नाम ही है समताप। सम मीन्स होता है बराबर और ताप मीन्स क्या होता है? तापमान। एक ऐसा मंडल जहां का हमेशा सब जगह का तापमान एक समान रहता है, उस मंडल को कहते हैं समताप मंडल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ऐसे अलग अलग याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहाँ लिखा है जेट विमान या फिर हवाई जहाज। तो जेट विमान या फिर हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल मंडल, क्षोभ मंडल में भी उड़ाए जाते हैं आपके जेट विमान और हवाई जहाज, लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि जेट विमान और क्या कहते हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल मंडल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा समताप मंडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और यहाँ का तापमान, मौसम हमेशा क्या रहता है? साफ रहता है। इसलिए यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने के लिए, जेट विमान उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल मंडल होता है कौन? समताप मंडल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे लिखा है ओजोन परत। तो क्वेश्चन आएगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आपका आंसर होगा समताप मंडल। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? ये डाप्सन इकाई है। कौन सी इकाई है? डाप्सन इकाई। आपको याद रखना है ओजोन परत मापने की क्या है? डाप्सन इकाई है। अब ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। अब पृथ्वी का रक्षा कवच इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि सूर्य
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का रक्षा कवच। अब आप कहेंगे कि पराबैंगनी किरणें हैं, आने दीजिए, क्या दिक्कत है। तो अगर पराबैंगनी पृथ्वी पे आएंगी क्या होगा, देखिए जरा। तो यहाँ पे पराबैंगनी किरणें आपकी 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB और UVC। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। उनमें से ए वाली जो है ये पृथ्वी पे आ जाती हैं और ये मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होती हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे UVB, ये पृथ्वी पर आंशिक रूप से आती हैं। आंशिक रूप से मतलब है कि थोड़ी बहुत आती हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं आती हैं। अब UVC क्या है, तो UVC जो पराबैंगनी किरणों का तीसरा प्रकार है, ये पृथ्वी पे नहीं आती हैं और ये इतनी खतरनाक होती हैं कि इनसे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलते हैं और मनुष्य में क्या होता है, त्वचा कैंसर रोग होता है। क्वेश्चन आएगा कौन सी पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है, तो आपको याद रखना है UVC। क्या याद रखना है, UVC। और ग्लेशियर जो है बहुत तेजी से पिघलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि UVC जो है अगर ये क्या कहते हैं पृथ्वी पे आ जाती हैं तो त्वचा कैंसर फैलेगा और ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलेंगे। अब ये पृथ्वी पे नहीं आ पाती हैं, किसके कारण नहीं आ पाती हैं, ओजोन परत के कारण नहीं आ पाती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ओजोन परत में छिद्र पाए गए हैं, इसलिए क्या है वहां पे UVC वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं आ रही हैं और इसलिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि आज से 100-150 साल या 200 साल बाद विश्व के जितने भी समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं वो सब क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, अर्थात वो सभी शहर क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं कि ओजोन का पता किसने लगाया सर्वप्रथम, तो बेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने सर्वप्रथम ओजोन के बारे में बताया है। तो ओजोन के बारे में सबसे पहले किसने बताया है, बेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने बताया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अंटार्कटिका में सर्वप्रथम ओजोन छिद्र पाए गए। अंटार्कटिका, और ब्रैकेट में यहां लिखा है SP का मतलब होता है साउथ पोल। क्या होता है, साउथ पोल, जिसे हिंदी में कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव अर्थात अंटार्कटिका महाद्वीप पे क्या है, सबसे पहले ओजोन छिद्र पाए गए हैं और इसका जो पता लगाया गया है जोसेफ फॉरमैन के द्वारा सबसे पहले पता लगाया गया है कि अंटार्कटिका पे क्या है, ओजोन पर छिद्र पाए गए हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओजोन पर जो सर्वाधिक छिद्र कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं नॉर्वे में। कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्वे में पाए जाते हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है NP का मतलब होता है नॉर्थ पोल होता है। इसका मतलब होता है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। क्या होता है, तो उत्तरी ध्रुव में सर्वाधिक क्या छिद्र पाए जाते हैं। और सर्वाधिक छिद्र पाए जाने का कारण यह है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि विश्व में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है। तो आपको याद रखना है कि नॉर्वे में क्या होती है, अम्लीय वर्षा। तो क्वेश्चन आएगा कि विश्व में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है, तो आपका होगा नॉर्वे में होगी। क्या होगी, नॉर्वे में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। और यहाँ पे क्या है कि 16 सितंबर 1947, इसको हम बाद में बताएंगे, पहले अम्लीय वर्षा चल रहा है उसको बता दें। यदि वर्षा का जो जल होता है तो आपको पता होगा कि वर्षा का जल क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। किसी भी पदार्थ का pH मान 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, अगर 7 होता है तो उदासीन होता है। तो यहाँ बात करेंगे अगर वर्षा का जल जो pH मान होगा, वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा मान लिया जाता है। आपको याद ये रखना है, ये आएगा नहीं फिलहाल, कितना याद रखिएगा, वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब यहाँ देखें मुख्य प्रकार की जो आपकी अम्लीय वर्षा है, देखिए जरा।
तो तीनों तरफ क्या है, वर्षा का जल, क्या है, वर्षा का जल। अगर वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये मिल जाती है तो ये मिक्स हो जाता है, फिर बनता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। फिर उसके बाद आते हैं वर्षा का जल, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, इससे बनेगा नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल क्या है, ये अम्लीय वर्षा है। फिर यहाँ पे वर्षा का जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या बनेगा, कार्बोनिक अम्ल। तो ये 3 प्रकार की आपकी हो गई है अम्लीय वर्षा। और ये जो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, नॉर्वे में होती है, इसलिए नॉर्वे में सर्वाधिक ओजोन परत छिद्र पाए गए हैं। अब देखिए अम्लीय वर्षा को जो रोकने के लिए जो विश्व में जो समझौता हुआ है, तो 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता होता है। और ये समझौता कहाँ होता है, कनाडा में होता है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि ओजोन परत के लिए सबसे अधिक जो खतरनाक गैस होती है वो आपकी होती है CFC। कौन सी होती है, CFC होती है, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत को क्या है, धीरे धीरे दीमक की तरफ क्या है, ये खत्म कर रही है। तो इसके रोकथाम के लिए विश्व में एक समझौता हुआ है। क्या हुआ है, 16 सितंबर 1987 को, कि ओजोन परत की रक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है, ये कनाडा पे हुआ है। इसलिए आज की डेट में भी हम लोग प्रतिवर्ष 16 सितंबर को क्या मनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस। कौन सा दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस। कब, 16 सितंबर को। ठीक है, तो ये आपका हो गया समताप मंडल हो गया। फिर उसके बाद आते हैं मध्य मंडल में आते हैं। तो मध्य मंडल से क्या क्वेश्चन बनता है, इससे केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है। तो सबसे ठंडा मंडल भैया आपका कौन सा है, ये आपका हो जाएगा मध्य मंडल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेसोस्फीयर। क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर। तो आपको याद रखना है कि सबसे ठंडा मंडल होता है आपका कौन सा होता है, मध्य मंडल होता है। फिर उसके बाद आते हैं चौथे में आते हैं, तो रेडियो प्रसारण सैटेलाइट। रेडियो प्रसारण सैटेलाइट क्वेश्चन आएगा कि रेडियो प्रसारण सैटेलाइट किस मंडल में स्थापित किए गए हैं। तो आपका आंसर होगा आयन मंडल, जिसे कहते हैं आइनोस्फीयर। क्या कहते हैं, आइनोस्फीयर कहते हैं। और सबसे बाहरी मंडल कौन सा होता है, ये होता है आपका वायुमंडल। ठीक है, ये सबसे बाहरी मंडल। अब थोड़ा हम यहाँ चर्चा कर लेंगे कि इनकी ऊंचाई में, तो इनकी ऊंचाई आपके यहाँ पेपर में पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपको क्या है, याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्षोभ मंडल की धरातल से कितनी ऊंचाई होती है, ये 14 से 18 किलोमीटर। क्या होती है, 14 से 18 किलोमीटर के मध्य होती है। किसकी ऊंचाई, क्षोभ मंडल की होती है। फिर 50 किलोमीटर तक क्या है, ये समताप मंडल की ऊंचाई होती है। 80 किलोमीटर तक ये मध्य मंडल की है। फिर 650 किलोमीटर तक आयन मंडल की है। फिर 650 किलोमीटर के ऊपर ये वायुमंडल की ऊंचाई होती है। लगभग 10,000 किलोमीटर तक क्या वायुमंडल माना जाता है। उसके बाद क्या है, फिर आपका आसमान शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक जो कंप्लीट हुआ है वायुमंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा सा वीडियो है, इसको ध्यान से 1-2 बार देखिएगा, नोट करिएगा। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा। और छोटा चैप्टर जरूर है, लेकिन ये सभी एग्जामों में इससे जरूर आता है। तो वीडियो कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज हम थोड़ा डेली एक स्टार्ट और करेंगे, तो डेली एक कोई क्वेश्चन दिया करेंगे। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया है और किस वंश के राजा हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम उसको देखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।